हाय फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ क्वार्टर का भी रिजल्ट आया हुआ है तो उसको भी साथ ही साथ देख लेंगे। ये बेसिकली Q3 ऑफ फिनेंशियल ईयर 25-26 का क्वार्टर रिजल्ट्स है। कंपनी का नाम है इटर्नल। इस पर मैंने अपडेट के वीडियोस तो बनाए हैं, लेकिन कभी भी बिजनेस का एनालिसिस नहीं किया या बिजनेस का मॉडल आपको नहीं क्लियर किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ये। कोशिश करूँगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबको डिस्कस करूँ, और उसके बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर उसको फिर से पूछ सकते हैं। कोशिश ये करें कि इंटरेक्टिव रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उससे क्या होगा, क्लैरिटी बनेगी। मैं जितना समझता हूँ वो सब कुछ बता सकता हूँ एक वीडियो में, लेकिन वो बड़ा ही इतने सारे नंबर्स हो जाएंगे कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में मैं जो बिज़नेस मॉडल है उसको और बिज़नेस को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो जब आपके पास फ्री टाइम हो तब ज़रूर इसको वॉच करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा समय निकाल कर देखें। कोशिश मैं ये करूँगा कि सारी चीज़ों को एक साथ मैंने एक वीडियो में प्लेस करने की कोशिश करूँगा और ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। बेसिकली बिजनेस मॉडल को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो बात ये कर लेते हैं कि कंपनी का नाम जो है, दो बड़े चीज़ें मुझे आपको बतानी है। कंपनी का नाम पहले जोमेटो था, वो बदल कर इटर्नल हो गया। इटर्नल होने के पीछे वजह यह है कि मुझे जो फील आया है कि बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस करने का तरीका है उसमें वर्टिकल्स उसके चेंज हो रहे हैं। मैंने अलग अलग चीज़ों पे अब वो काम कर रहे हैं। अब वो फूड डिलीवरी ऐप की तरह नहीं काम कर रहे हैं। पहले फूड डिलीवरी ऐप की तरह थे तो जोमेटो नाम सूट करता था। अब थोड़ा सा बिजनेस मॉडल जो है वो अलग तरीके का हो गया है। कई अलग अलग चीज़ें ये ट्राई कर रहे हैं, कई बिजनेसेस कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे इन्होंने अपने कंपनी का नाम जो है वो जोमेटो सूट नहीं कर रहा था तो उसको उन्होंने बदल कर इटर्नल कर दिया है। और कंपनी का फोकस अपने कंज्यूमर्स पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ये फील दें कस्टमर्स को अपने या कंज्यूमर्स को कि बेसिकली वो आपकी लाइफ का एक इटर्नल पार्ट है या इंटरनल पार्ट है। इस तरीके का कुछ माने मुझे ऐसा सेंस बना कि उनके, क्योंकि उनकी बातचीत में ये लगता है कि वो अपने बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वो फील देने की कोशिश कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को एटलीस्ट कि हम आपका ही हिस्सा हैं। तो बेसिकली इटर्नल नाम इस वजह से आया। एक जो सेकंड बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है, बेसिकली दीपेंद्र गोयल जो कि इनके फाउंडिंग मेंबर थे, वो फाउंडर भी हैं और अभी भी हैं। मैंने बेसिकली वो अब उनका जो है प्रमोशन हो गया एक तरीके से। वो अब ग्रुप सीईओ के पद से आगे बढ़कर अब वो वाइस चेयरमैन के पद पे आ गए हैं इंटरनल के। और वो अब अपना कुछ समय कुछ नए तरीके के बिजनेसेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, जो कि मैंने मुझे लग रहा है कि उनको वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ध्यान उनका ज़्यादा होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हम कहीं पे भी, मैं किसी भी बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं सब में इन्वॉल्व होऊंगा। और अलबिंदर सिंह ढींढसा जो कि उनके फाउंडिंग मेंबर और फ्रेंड भी हैं, जो कि और उनको उन्होंने ग्रुप सीईओ बना दिया है। बेसिकली वो सारे बिजनेसेस जो हैं उनके 5 वर्टिकल्स हैं बिजनेस में, मैं आगे उस पर आपको डिटेल बताऊंगा। तो वो अब ग्रुप सीईओ हो गए हैं। दीपेंद्र गोयल की जगह पे अलविंदर सिंह ढींढसा जी आ गए हैं। वो संभालेंगे ग्रुप एज ए ग्रुप सीईओ। और दीपेंद्र गोयल जो हैं वो वाइस चेयरमैन होंगे इटर्नल के। और अक्षांत गोयल और जितने भी लोग हैं वो एज इट इज़ काम करते रहेंगे। कोई किसी के और रोल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया इवन इन कॉन कॉल। तो पहले समझें तो बिजनेस के जो बिजनेस मॉडल है उसमें उसके 5 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है फूड डिलीवरी ऐप जो है जोमेटो, जिससे कि वो फूड डिलीवरी का बिज़नेस करते हैं। जो कि हम लोगों को सभी को पता है कि हम रेस्टोरेंट से अगर कभी खाना कोई बुक करते हैं या मंगाते हैं तो जोमेटो का बंदा आकर, जो कि डिलीवरी पार्टनर होता है, वो आकर हमें खाना देता है घर पे। हम जो पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट जाता है जोमेटो के पास। जोमेटो उससे जो रेस्टोरेंट ओनर का पैसा होता है वो उसको दे देता है और एक प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है हमसे पर ऑर्डर के बेसिस पे। और वो जो चार्जेस होता है वो बेसिकली वो पैसा होता है जो कि उनके पास जाता है। और उसको अगर हम पूरी तरीके से पकड़ें तो वो बेसिकली हमारा बनता है नेट ऑर्डर वैल्यू।
अब मैं इसको नेट ऑर्डर वैल्यू क्या है उसको आपको आगे चल के और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए अगर हमने 100 रुपये का खाना बुक किया और वो चीज़ अगर 80 रुपये की है तो रेस्टोरेंट ओनर को 80 रुपये चले गए, बाकी 20 रुपये जो है वो एज ए पार्ट ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू जाता है जोमेटो के पास। तो सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नेट ऑर्डर वैल्यू को मैंने पकड़ा है यहाँ पर। तो बेसिकली ये इस तरीके का एक नेट ऑर्डर वैल्यू क्या है उस पर अभी हम आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पहला पार्ट जो कि हुआ फूड डिलीवरी ऐप। सेकंड पार्ट है क्विक कॉमर्स बिजनेस, जिसमें कि वो ब्लिंकिट एक ऐप है जिसके थ्रू आप घर के जो भी सामान आपको चाहिए हो, ग्रॉसरीज से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स हैं, खाने पीने से लेके जितनी भी चीज़ें हमें घर की रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, उसको कंपनी ने एक एग्रेसिव पैटर्न में उस पर काम किया और 10 मिनट में हमको डिलीवरी पहुंचा रही थी कंपनी बेसिकली। अब उस पर भी रोक आ गई है, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से उनको ये कहा गया कि अब आप 10 मिनट बोलकर नहीं डिलीवरी कर सकते, बिकॉज आपको सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने डिलीवरी पार्टनर्स की। तो कंपनी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम 10 मिनट की डिलीवरी बोलकर कभी भी हम अपने डिलीवरी पार्टनर्स को नहीं कहते थे कि आपको 10 मिनट में डिलीवर करना है। तो उनका ये कहना था कि जो टाइमर होता था वो सिर्फ कस्टमर के पार्ट पे दिखता था, डिलीवरी पार्टनर को कभी भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती थी कि वो 10 मिनट में जाके उसको पहुंचाना है। खैर गवर्नमेंट ने भी इस पर रूल क्लियर कर दिया, क्योंकि एक स्ट्राइक भी हुई थी दिसंबर महीने के लास्ट में, जो कि न्यू ईयर का पीरियड था। उस समय एक स्ट्राइक भी थी तेलंगाना और कई राज्यों में साउथ के, जहाँ पर डिलीवरी बॉयज़ जो थे वो ऑन स्ट्राइक पे थे। तो ये भी एक चीज़ थी जो कि अब सॉर्ट आउट हो गई। अब वो 10 मिनट वाली डिलीवरी वाला फ्रेज ना ये यूज़ कर सकते हैं ना कोई और कंपनी यूज़ कर सकती है, तो वो एक पार्ट अलग हो गया। तो ये हुआ सेकंड पार्ट क्विक कॉमर्स। उसमें भी बेसिकली सेम चीज़ है, जो भी उनका सेल होता है उसमें से जो भी डिस्काउंट्स होता है, ये जो भी उनका कुछ कॉस्ट होता है, कुछ टैक्सेस का पार्ट होता है, उसको अगर हम अलग कर दें तो वो माने वो जो उनका जो सामान है या जो भी वैल्यू का वो सामान बेचते हैं, उसको बेसिकली हम यहाँ पर नेट ऑर्डर वैल्यू के अंदर पकड़ेंगे और आगे मैं फर्दर फिर उसके बाद बताऊंगा। तो नेट ऑर्डर वैल्यू जो भी है वो हर बिजनेस से जो भी वो चीज़ बेच रहे हैं उसका एक वैल्यू पकड़ा जाता है, और उसमें से हम क्या करते हैं फिर आगे का जो भी हिसाब है वो उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट होता है गोइंग आउट बोल के इनका एक ऐप था, जिसको कि अब ये डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जिसका नाम चेंज हो गया। बेसिकली ये पार्टरिंग बिजनेस था, जो टिकटिंग का एक बिजनेस था उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया, जो कि पेटीएम से ख़रीदा इन्होंने। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये मूवी की टिकट्स आपका और साथ ही साथ जो मूवी की टिकट बुक करना या फिर कोई कॉन्सर्ट की टिकट बुक करना है या कोई मैच की टिकट बुक करना है, इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट अपने ऐप के बेसिस पे करता है। तो इससे क्या है, ये एक बड़ा ही शुरुआती लेवल पे अभी बिजनेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ग्रोथ आई है अभी, पर उम्मीद यह है कि कंपनी इसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो और इसके अलावा जो है इनका दो पोर्शन और हैं। जो चौथा पार्ट है वो है B2B बिजनेस हाइपर प्योर। बेसिकली उसमें होता ही है कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको जो भी आइटम्स, जो कि फ्रेश आइटम्स उनको लगते हैं बेसिकली रेस्टोरेंट को चलाने में, जो कुछ भी जिनको आप कह सकते हैं स्पाइसेस हो गए, ऑयल्स हो गया, या फूड आइटम्स हो गए, या फिर पनीर हो गया, या फिर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के जो भी आइटम्स होते हैं, फ्रेश मीट होता है, तो ये सारी चीज़ों को वो प्रोक्योर करके उन रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाते हैं। इसको कहते हैं B2B हाइपर प्योर। ये बेसिकली वो सुविधा दे रहा है कि रेस्टोरेंट्स को, कि अब रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं वो इस हेडेक में ना जाएं, वो एक पूरा अपना एक पैटर्न बना लें, एक सेट पैटर्न हो जाए कि उनको कब क्या चाहिए। तो वो चीज़ें जो ये है माने आपका जो इटर्नल है वो प्रोवाइड करता है, और उस बिज़नेस को वो लोग बेसिकली B2B हाइपर प्योर के नाम से जानते हैं। ये हो गया उनका चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट है बिस्ट्रो बोल के। बिस्ट्रो बेसिकली एक उनका कैफेटेरिया टाइप है, जो स्मॉल स्नैक्स टाइप एक बिज़नेस है जिसको वो कर रहे हैं, और बहुत ही शुरुआती लेवल पे है। तो ये 5 चीज़ें हैं जहाँ से जो भी इनकी सेल होती है बेसिकली
जो भी इनका नेट माने जो भी ये बेचते हैं उसको नेट ऑर्डर वैल्यू पकड़ा जाता है। बेसिकली जो कस्टमर से चार्ज किया जाता है उसको हम पकड़ते हैं बेसिकली। तो हर बिजनेस से जो भी चीज़ आती है उसको हम नेट ऑर्डर वैल्यू पे पकड़ते हैं। अब मैं आपको आगे नेट ऑर्डर वैल्यू क्या है उसको पहले समझा दूँ। तो नेट ऑर्डर वैल्यू जो इनके इस क्वार्टर का रिजल्ट आया वो करीब है 25,732 करोड़ रुपया, सारे बिजनेसेस को एक साथ मिलाकर, जो कि पिछले साल से इस क्वार्टर पे अगर कंपेयर करेंगे तो 55% से बढ़ा है। तो नेट ऑर्डर वैल्यू हुआ ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एडजस्टेड रेवेन्यू। एडजस्टेड रेवेन्यू क्या है? एडजस्टेड रेवेन्यू है ये जो नेट ऑर्डर वैल्यू है, इसमें से वो जो टैक्सेस का पार्ट या उनके कॉस्ट का पार्ट्स होता है वो सब चीज़ों को वो एडजस्ट करके हटा देते हैं। बेसिकली एडजस्टेड रेवेन्यू हुआ जो पैसा जो कि सीधे इटर्नल के पास आ रहा है। तो ये वो पोर्शन हुआ 25,732 का कस्टमर से इन्होंने पैसा लिया। टैक्सेस का पार्ट, जो इनके ऑपरेटिंग का कॉस्ट, और जो भी इनको फंड्स जो अपने बिजनेस पार्टनर्स को देना होता है, जैसे कि जो रेस्टोरेंट का है तो रेस्टोरेंट के पार्ट में रेस्टोरेंट्स को जो पेमेंट जाता है। तो बेसिकली टोटल ये बिजनेस कर रहे हैं इस समय नेट ऑर्डर वैल्यू जो कि कस्टमर से लिया जा रहा है पैसा वो 25,732 करोड़ है। एडजस्टेड रेवेन्यू को पकड़ें तो एडजस्टेड रेवेन्यू है 16,692 करोड़ रुपया, 16,692 करोड़। ये भी 190% से बढ़ा है पिछले वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब ये काफ़ी तेज़ी से क्यों बढ़ा है, 190% की ग्रोथ क्यों है, उसका कारण है क्विक कॉमर्स का इनका बिजनेस। बेसिकली इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। अभी जब क्विक कॉमर्स के बारे में बात करूंगा तो उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि 190% का ग्रोथ क्यों दिख रहा है बेसिकली। और उसके बाद आता है एडजस्टेड एबिटा। एडजस्टेड एबिटा हुआ बेसिकली जो भी सारे कॉस्ट हुए बिजनेस के उनको एडजस्ट कर लेने के बाद जो पैसा बच रहा है कंपनी के पास वो है 364 करोड़, जो कि 28% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में यही नंबर 224 करोड़ था। बेसिकली इसको ऐसे कह सकते हैं ये वो पैसा है जो कि सारे खर्चे बाद दे देने के बाद एबिटा जो अर्निंग जो होता है बिफोर टैक्स और जो होता है डेप्रिसिएशन के पहले जो अमाउंट आ रहा है वो है 364 करोड़। तो एडजस्टेड एबिटा लेवल पे बिजनेस प्रॉफिटेबल है। तो क्विक कॉमर्स और जो इस क्वार्टर में इनका आया बिजनेस तो ये देखने में आया कि जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है वो और साथ ही साथ इनका हाइपर प्योर वाला दोनों बिजनेस जो है वो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो गए, जो कि नेगेटिव चल रहे थे। आपको एक इसमें अब आगे मैं बढ़ूं तो अगर बताऊं तो सबसे ज़्यादा इनका जो कॉस्ट एक्सपेंशन आया है या खर्चा जो इनका बढ़ा है वो डिस्ट्रिक्ट वाले बिजनेस पे ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर ये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो वो अभी लॉस उसका बढ़ गया है। तो अगर अब बिजनेस वाइज अगर सबको हम समझ लें तो अलग अलग बिजनेस है उसके बेसिस पे अगर बात करें तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इनका जो बिजनेस है फूड डिलीवरी का वो ग्रो कर रहा है 16% से 16.6% से ग्रो कर रहा है, जो कि पिछले साल मैंने पिछले क्वार्टर में 14.4 था। तो वहाँ ग्रोथ कुछ बेहतर हुई है। कंपनी का गाइडेंस यही है कि उसमें कंपनी को मार्जिन जो है वो 5.4% का बन रहा है। तो कंपनी का ये नंबर है। अब मैं अगर इसको होम डिलीवरी का जो अब मैं बताऊं आपको तो NOV जो है माने नेट ऑर्डर वैल्यू जो है वो 9846 करोड़ है, जो कि इस क्वार्टर में है। और उस पर जो इनका एडजस्टेड रेवेन्यू है वो करीब करीब आ रहा है 3053 करोड़ का। तो बेसिकली होम डिलीवरी के पूरा सेल जो है नेट ऑर्डर वैल्यू ये हुआ, एडजस्टेड रेवेन्यू आपका 3053 हुआ, और एडजस्टेड एबिटा जो यहाँ से जो इनको मिल रहा है वो 531 करोड़ का मिल रहा है। तो बेसिकली ये इस तरीके से इसको ऐसे समझाऊँ मैं आपको कि फूड डिलीवरी का जो बिज़नेस है वो इनका कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। और अगर एडजस्टेड रेवेन्यू को पकड़ें तो 3053 करोड़ का रेवेन्यू है और वहाँ से 531 करोड़ का इनको प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली। तो सीधे तौर पे एडजस्टेड एबिटा लेवल पे ये प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। ओवरऑल जो पैट मार्जिन इनका है वो 102 करोड़ का है टोटल। वो नंबर मैंने मिस कर दिया तो मैं उसको लिख दूँ एक साइड में कि 102 करोड़ का ओवरऑल पैट हो रहा है कंपनी का। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है बेसिकली ओवरऑल लेवल पे।
तो ये जो है इनका फूड डिलीवरी का बिज़नेस के बारे में मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं। जो कंपनी का गाइडेंस है वो यही है कि वो 12-13% के आसपास ग्रो कर रहा था Q1 26 में। वो उन्होंने कहा कि ये इनका बॉटमिंग आउट हुआ है और एक्सपेक्ट वो ये कर रहे हैं कि लंबे समय में ये 20% से ग्रो करता रहेगा। अभी वो लेवल नहीं पहुंचा है या नहीं है इस समय। पहले ये 20% से भी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन कई कारणों से इस बिज़नेस में थोड़ा सा अभी जो है मैंने कह सकते हैं स्लोनेस आ गई है। तो अभी भी फिर भी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ग्रोथ इम्प्रूव हो गई है। 14.4 था, अब बढ़कर 16.6 हो गया। उसका कारण ये है कि इन्होंने जो अपने गोल्डन मेंबर्स होते हैं, गोल्ड मेंबर्स हैं जो इनके, उनके लिए ऑर्डर वैल्यू को घटाकर 199 से घटाकर 99 कर दिया। तो अब इनका जो मैक्सिमम ऑर्डर आ रहा है वो 99 वाले कैटेगरी में आ रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनके बढ़ गए हैं। तो जिसकी वजह से ग्रोथ का नंबर बेसिकली ओवरऑल सेल जो है वो बढ़ गया है। तो कंपनी ने ये एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो वापस मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर होता दिखा है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस में इनका यही कहना है कि 20% की रफ्तार से ये ग्रो करेगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए। तो दूसरा जब इनका बिजनेस है वो है क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स में जो इनकी सेल की ग्रोथ है वो करीब करीब है पिछले को वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है वो 121% है। हालांकि पिछले क्वार्टर में इनकी ग्रोथ जो थी वो 130% की थी, वहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी 121% की ग्रोथ दिख रही है। तो ये जो आप एडजस्टेड रेवेन्यू में जंप देख रहे हैं 190% का, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो बेसिकली इसी क्विक कॉमर्स के बिजनेस से इनको आ रहा है। उसका कारण ये है कि 2 क्वार्टर पहले कंपनी ने चीज़ों में बदलाव किया। बेसिकली इनका सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ, पहले ये मार्केट प्लेस कंपनी थी। मार्केट प्लेस कैसे? जैसे किसी ने ऑर्डर बुक किया, थोड़ी देर के लिए आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि जैसे किसी ने कोई, कहते हैं कि जैसे मान लीजिए चाय मंगाई, चाय जो पैक्ड चाय आती है टाटा टी होती है, टाटा टी का 1 किलो का चाय का पैकेट जो था अगर आपने इनसे मंगाया तो पहले ये क्या करते थे, मार्केट प्लेस जो होता था, हमारे मार्केट प्लेस बोलने का मतलब इनका जो सप्लायर होता है उसके पास जाते थे ये, वहाँ से वो चाय पत्ती लेकर आपके यहाँ डिलीवर करते थे। अब इन्होंने क्या किया, अब वो मार्केट प्लेस वाली चीज़ को ख़त्म कर दिया बेसिकली। तो वो सप्लायर वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब कंपनी ने वो 1 किलो की चाय अपने स्टोर पे रख रखी है, डार्क स्टोर पे। तो उनके पास वो चाय रखी हुई है, वहाँ से वो उठाते हैं। आपने ऑर्डर किया तो वहाँ से वो उठाते हैं, वो आपको देते हैं। तो बेसिकली वो इन्वेंट्री ये खुद रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, वो जो आपका एडजस्टेड रेवेन्यू का पार्ट है वो बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। एक्सपोनेंशियली मैं इसको आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। पहले ये जो सेल का नंबर था वो मैंने कहीं देखा इनके, इस बार आप शेयर होल्डर लेटर्स में अगर जाएंगे तो देखेंगे 6,000 करोड़ का था 3 क्वार्टर पहले वो नंबर, अब बढ़कर 13,000 पे पहुँच गया है। तो एकदम से जो एक्सपोनेंशियल जंप आप देख रहे हैं, अगर 5 क्वार्टर में अगर मैं कहूँ तो 5 क्वार्टर में ये नंबर 6,000 करोड़ से सीधे 13,300 पे पहुँच गया है। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर चला गया है। तो ये नंबर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री मेंटेन करना शुरू कर दी है। कंपनी हर चीज़ को अपने शॉप्स में मेंटेन कर रही है और रख रही है और उसको आगे बेच रही है। तो 80% था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 90% हो गया और ये 90% ही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि उसका जो 10% और जो भी सामान है वो अपने सप्लायर्स के थ्रू ही उसको माने माने उससे ही माल लेकर उसको सप्लाई करना चाहते हैं, उसको वो अपने इन्वेंट्री में नहीं घुसाएंगे। तो ये जो 90% है ये मैक्सिमम लिमिट है। अब जो भी आइटम्स होंगे वो खुद ये अपनी इन्वेंट्री से निकालेंगे और कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे। तो इस पे जो है मार्जिन की गाइडेंस इन्होंने यही दी है कि ये जो बिज़नेस है इनका इस क्वार्टर में ये करीब करीब इनका बढ़ के मैंने इसमें इनको इस पिछले क्वार्टर में इनको 156 करोड़ का लॉस हो रहा था एबिटा लेवल पे। इस बार वो प्रॉफिटेबल हो गया, 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। तो अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें इस कंपनी का तो सेल में ज़रूर डिक्रीज दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो इनका इन्वेंट्री मैनेज करने की वजह से क्या हुआ है, इतना अच्छा सेल हुआ है कि इनको 4 करोड़ का उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हुआ इनका दूसरा बिजनेस। अब तीसरा जो है हाइपर प्योर वाला इनका बिजनेस, तो उसमें भी इनको जो है कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है बेसिकली। तो वहाँ पे भी इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अब आई है एबिटा लेवल पे। वो अभी बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, लेकिन वहाँ सेल जो है इनकी ऑलमोस्ट
एक मिनट में नंबर उसको आपको बता देता हूँ। 1070 करोड़ का जो है एडजस्टेड रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है इस बार। ये बेसिकली ये बिज़नेस जो है इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए 2 क्वार्टर पहले। पहले कुछ और भी लोगों को सप्लाई करते थे, लेकिन उस सप्लाई को इन्होंने कट आउट करके उसको बेसिकली एक सेपरेट सिस्टम उसका मैंने बदल दिया है। उनको सप्लाई करना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ से उनको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो अब जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस ही है, ये B2B बिज़नेस है जो कि रेस्टोरेंट्स को ये सप्लाई करते हैं। तो वो प्रॉफिटेबल है, वो भी बिज़नेस अब इनका प्रॉफिटेबल है। तो इनके 3 बिजनेसेस प्रॉफिटेबल है। इनके प्रॉफिटेबल जो बिज़नेस नहीं है वो है डिस्ट्रिक्ट वाला, जिसपे कि ये अपनी कैटेगरी को बेहतर करने के लिए उस पर एक्सपेंशन पे खर्चा कर रहे हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट से जो इनका एडजस्टेड रेवेन्यू आ रहा है वो 300 करोड़ का आ रहा है, और उस पर इनको लॉस हो रहा है करीब 121 करोड़ का। तो बड़ा ये लॉस जो है इनका 50-60 करोड़ का था, 63 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में। इस बार वो बढ़ गया है, और ये बढ़ जाने के पीछे कंपनी ने ये कहा कि वो अपने इसको एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इनको कुछ खर्चे अप फ्रंट लेने पड़ रहे हैं। और उनकी उम्मीद ये है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में ये जो है नंबर है, ये लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे और ये एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई है कंपनी ने। उसके अलावा जो इनका जो 5वां नंबर है बिस्ट्रो, बिस्ट्रो पे इनको अच्छी ग्रोथ दिखी है। रेवेन्यू जो एडजस्टेड रेवेन्यू है वो करीब करीब 13 करोड़ का है। वहाँ जो है अभी इनको जो है उसमें इनको अभी भी लॉस हो रहा है, करीब करीब 51 करोड़ का जो है एडजस्टेड एबिटा लेवल पे इनको लॉस है। तो ये है कंपनी का ओवरऑल बिजनेसेस और जहाँ से सेल है। अब मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो कंपनी का ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 से 6% का वो मार्जिन ऑन द बेसिस ऑफ NOV पाएंगे। माने जितना भी उनका सेल होगा, अगर कुछ भी सेल हो, उनका नेट ऑर्डर वैल्यू जो भी है उसका 5% से 6% उनकी उम्मीद है कि उनका एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। मार्जिन का गाइडेंस उनका यही है कि यही होना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। सेल के ग्रोथ पे नंबर पे ध्यान दीजिए। स्टोर एक्सपेंशन कैसे कर रही है, अब कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन पे मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस बार इस क्वार्टर में अब तक 2000 शायद 21 स्टोर उन्होंने खोले, जबकि उनका टारगेट था 2100 स्टोर का। तो वो नंबर 70 स्टोर से कम रह गया, जो कि कंपनी ने एक्सप्लेन भी किया बाद में कि उनका जो ये नंबर 70 से स्टोर से कम रह गया, उसका कारण ये है कि जो बेसिकली दिल्ली और NCR के इलाके में जो पॉल्यूशन है इस समय, उसकी वजह से एक्सपेंशन जो है वो धीमा पड़ गया है। वहाँ एक्सपेंशन और कोई भी नया कंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ करने के लिए बड़ी पाबंदी और मनाही है, जिसके कारण से ये थोड़ा सा डिले हो गया और वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अगर आप देखें तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट सेंड करता है। क्विक कॉमर्स के बिजनेस में सेल में एक तो ग्रोथ कम हो जाना, 8-9% की ही ज़रूर हो, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो कम हो गई। साथ ही साथ इनका स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस था 2100 स्टोर खोल देने का दिसंबर तक, वो ये नहीं कर पाए हैं। वो वहाँ पे भी 60-70 स्टोर से पीछे चल रहे हैं। उनका ये अब गाइडेंस था कि जो भी हमने स्टोर खोलने थे हम नहीं खोल पाए हैं, उसको हम इस साल करेंगे। और इनका इस साल का इनका गाइडेंस है कि अगले साल मार्च 2027 तक इनके टोटल क्विक कॉमर्स के जो स्टोर हैं वो 3000 होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि उस 3000 के नंबर को पहुंच जाएं। साथ ही साथ उन्होंने जो थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की, बेसिकली जो ये बिज़नेस है इसमें तेज़ी से एक्सपेंशन वो कर रहे थे कंटिन्यूस। अगर आप देखें तो मैंने जो नंबर्स में देखा तो इन्होंने ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वार्टर में इनके स्टोर का नंबर डबल हो गया। माने 1007 स्टोर थे इनके पिछले साल Q3 में, Q3 ऑफ 25 में इनके 1007 स्टोर थे। अब 2021 हैं तो वो ऑलमोस्ट नंबर डबल हो गया बेसिकली इस एक साल में। और इनका ये कोशिश है कि अब यहाँ से भी ये इसको अगले 1.25 साल में इसको 3000 पहुँचाएंगे। उनका ये कहना है कि जो बेसिकली जो इनको कंपटीशन आ रहा था पहले, जो कि इनके कंपटीटर्स हैं पीयर्स में, स्विगी और आप समझे जेप्टो जो कि इनके कंपटीटर्स हैं, वो हुए, फ्लिपकार्ट हुए, अमेज़ॉन हुए, और आप ये भी समझे कि जियो मार्ट हुआ। ये सारे ही लोग क्विक कॉमर्स के बिजनेसेस में हैं, और इनकी तरफ से इनको बेसिकली प्राइस कंपटीशन शुरू हो गया है। इनका ये मानना था कि अगर सब ग्रोथ करने के लिए सब नए स्टोर्स खोलते तो ये मार्केट ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड करता,
तो जिस पे कि इनका गाइडेंस है कि अगर वो चीज़ फिर से शुरू हुई, पहले क्या हो रहा था, पहले सारे जो पीयर्स की कंपनियां हैं वो सब स्टोर एक्सपेंशन की तरफ देख रही थी, वो चीज़ कर रही थी। लेकिन अब उन्होंने वो चीज़ रोक कर, क्योंकि इटर्नल जो है वो सबसे आगे निकल गया है, उसके टक्कर में कोई नहीं रहा, और ना कि सेल के बराबर ना कि ग्रोथ के बराबर कोई भी नहीं खड़ा है। तो अब प्राइस वॉर का गेम शुरू हो गया, बेसिकली डिस्काउंट दे देना कस्टमर्स को, प्राइस कम करके बेचना चीज़ों को। तो इस तरीके के अनवांटेड एक कह सकते हैं कि एक कंपटीशन शुरू हो गया, प्राइस वॉर वाला गेम शुरू हो गया, जिसकी वजह से कंपनी ने भी अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींच लिया है, क्योंकि एक स्टोर खोलने पे जो इनका खर्च है वो करीब करीब 1 करोड़ रुपया आता है एक स्टोर खोलने का। तो इनका ये कहना था कि हम अपने एक्सपेंशन को इसीलिए हमने थोड़ा सा धीमा कर दिया है, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली जो सेक्टर में हो क्या रहा है, और जो पीयर्स हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर प्राइस एक्शन करेंगे और कंपनी को ये लगे कि उसका भी मैंने उसका शेयर अगर जाता हुआ उसको देखें, आपको वैसे भी मैं बता दूं कि 42% शेयर होल्ड करता है इटर्नल इस समय क्विक कॉमर्स के बिजनेस में, 42% की हिस्सेदारी है उसकी। 100 में से 42% उसके पास है, बाकी सब लोग बाकी के 58 पे हैं। तो वो अगर वो इस बात पे ध्यान दे रहा है कि उसका जो शेयर है वो कहीं डिप्लीट ना कर जाए, वो कम ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने जो अपने रफ्तार है उसको थोड़ा सा धीमा कर दिया है। ये बेसिकली वो रेस है जिसमें सब दौड़ रहे थे, जोमेटो तो इटर्नल जो है वो दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया, अब वो पीछे पलट कर देख रहा है कि बाकी लोग कहाँ खड़े हैं। तो अब बाकी लोग कह रहे हैं कि यार हम तो अब खेल ही नहीं रहे, हम तो हैं ही नहीं रेस में, वैसी वाली सिचुएशन हो गई। वो कह रहे हैं हम अब इस रेस में नहीं है, अब हम डिस्काउंट देंगे कस्टमर्स को। तो बेसिकली उनका यही कहना है कि डिस्काउंटिंग और ये सारी चीज़ों से क्या होगा, बिजनेसेस पे प्रेशर बनेगा और वो एक्सपेंशन और भी धीमा हो जाएगा। तो अब देखते हैं, उनका ये कहना है कि अगर कंपटीशन हमें आता हुआ दिखेगा तो हम अपने एक्सपेंशन को तेज़ कर देंगे। 3500 से 4000 स्टोर खोलने की गाइडेंस उन्होंने दी है एक तरीके से मार्च 2027 तक, लेकिन एक्सपेक्टेड ऑन द लाइन कि बाकी सब भी इसी रेस में आए, वो भी यही कहें कि हम भी स्टोर्स खोल रहे हैं। लेकिन अगर बाकी सब स्टोर्स ओपनिंग पे धीमे पड़ गए और ये प्राइस एक्शन शुरू कर देंगे कि प्राइस वॉर होगा, प्राइस वॉर के खेल में लग जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा। डिस्काउंट्स देंगे तो इनको भी डिस्काउंट देना होगा, इनका भी मार्जिन डिप्लीट होगा। ये भी उन्होंने इस बात को कहा, और उनका ये कहना है कि आगे चल के हो सकता है हमारा जो वर्किंग कैपिटल हमको एक स्टोर पे लगता है वो भी एक्सपैंड हो, बिकॉज अब वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो गेम खेल रहे हैं जो हर एफएमसीजी का स्टोर ओनर जो है छोटे लेवल पे खेलता है, अब बड़े लेवल पे वो गेम खेलने की तैयारी हो रही है इटर्नल की तरफ से। वो बेसिकली असॉर्टमेंट्स पे काम कर रहे हैं, वो बेसिकली वो प्रेफरेंसेस देंगे, वो ऑर्डर के सिस्टम को बदल देंगे, जो डिमांडिंग और हाई जोन इलाके हैं जहाँ से उनको ज़्यादा ऑर्डर होते हैं वहाँ वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो छोटी दुकानों में नहीं मिलेगा आपको। मैंने जिसको मैं आपको ऐसा बहुत सिंपल सा एक बहुत आसान सा एग्जांपल आपको अगर दूं इस वीडियो में, तो है जैसे कि डिटर्जेंट होता है जो हम कपड़ों धोने में इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे छोटी मॉम्स एंड पॉप्स स्टोर्स जो होते हैं, वहाँ आप अगर कभी जाकर कहें कि 2 किलो 3 किलो के ऊपर का कोई साइज़ बेस मांग लें कि डिटर्जेंट का पैकेट दे दीजिए 5 किलो का, 7 किलो का, 10 किलो का, तो आप देखेंगे कि 7 किलो 5 किलो और 10 किलो वाले डिटर्जेंट का पैक कोई भी छोटा स्टोर का किराना स्टोर वाला ये यूजुअली नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा डिमांड बहुत कम आती है। आप बड़े बड़े मॉलों में जाएं, आपको याद होगा जब बिग बाज़ार में आप जाएं, या फिर जो पुराने जिनको भी स्पेंसर्स हुए, या फिर आज जो भी आप जिन भी स्टोर्स में बड़े जो होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ आप जाकर जब 5 किलो 7 किलो का साबुन मांगेंगे तो वो ज़रूर निकाल कर दे देंगे। तो इस तरीके के असॉर्टमेंट के गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है इटर्नल, मुझे ऐसा फील आ रहा है, बिकॉज वो इस बात पे उन्होंने यही कहा कि इसकी वजह से हो सकता है कि हमारा कैपिटल इंटेंसिविटी बढ़ जाए हर स्टोर पर हमारी, क्योंकि डिमांड आएगी, इस तरीके के असॉर्टमेंट भी हमको मैनेज करने होंगे, तो हमारी कैपिटल की इंटेंसिटी इन स्टोर्स पे बढ़ जाएगी। लेकिन ख़ास बात यह है, कंपनी का ये कहना था कि वो 40% आरओसी के ऊपर काम कर रहे हैं, माने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे 40% की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो देख रहे हैं। तो उनका जो मैंने जो नंबर्स देखा, उनका जो अभी वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल पे 40% का आरओसी अचीव करने की कोशिश कर रही है कंपनी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि अभी जो उनका स्टोर एक्सपेंशन और ये सारी चीज़ों को वो डिस्कस या जो भी कुछ वो कर रहे हैं,
तो मैं इस नंबर को धीरे धीरे देख रहा हूँ कि ये नंबर जो उनका है नेट वर्किंग कैपिटल का, ये तेज़ी से बढ़ेगा, और ये जितनी तेज़ी से बढ़ेगा उतनी तेज़ी से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब तो ये प्रॉफिटेबल हो गए। तो अब ये देख सुनकर अगर स्टोर्स खोलेंगे और सही जगहों पे स्टोर्स खोल देंगे और कैपिटल की नेट वर्किंग कैपिटल के 40% के आरओसी को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये समझिए कि ह्यूमंगस ग्रोथ आएगी। मैंने क्या साइकिल होगा इसको अभी जज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज कंपनी जो है वो अपने सारे डेटा को बहुत ही खुलकर नहीं बताती है। जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने डेटा दिया कि दिल्ली एनसीआर में जो इनका मार्जिन है वो 3.5% एबिटा मार्जिन है इनका, और गुड़गांव और नोएडा में 5% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जो कि इनका टारगेट है 5 से 6% का। तो इनका ये स्टोर ओपनिंग का इनका एक गाइडेंस है। साथ ही साथ कंपनी ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक डेटा और जो बताया, जो कि यूजुअली कंपनी बताती नहीं है, और पूछा गया उनसे, तो उनका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो दिल्ली एनसीआर है। कहा यह जाता है कि ऑलमोस्ट 40 से 50% का सेल उनको वहाँ से मिलता है। तो दिल्ली एनसीआर में ये नंबर 1 है। बेंगलोर में थोड़ा सा स्विगी और जेप्टो का ज़्यादा जोर है, तो वो उस तरफ हैं। अभी तक सब मिलाकर करीब मैं जो समझाऊँ 10 बड़े शहरों में ही सिर्फ जोमेटो है। आप सोचिए कि क्या स्केल हो सकता है कंपनी के आगे की ग्रोथ का। तो एक्सपेक्टेशंस यही है, और कंपनी ने इसको ऐसे समझाया कि दिल्ली एनसीआर से जो इनका सेल आ रहा है उस पर इनको 55% की ग्रोथ दिख रही है, और जो अगर बाकी 7 मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर ये प्रेजेंटेड हैं, वहाँ से जो सेल आ रहा है वो 100% की ग्रोथ दे रहा है। तो जो बाकी 7 शहर बड़े शहर हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये 7 शहर मिलाकर दिल्ली और एनसीआर में जो सेल आ रहा है उसका 1.5 गुना बनता है। तो मैंने इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि मैं सरल भाषा में समझाऊँ कि 100 रुपये की सेल जो कि दिल्ली एनसीआर में हो रही है अगर, तो उस पर 55% की ग्रोथ दिख रही है, मैंने वो 150 रुपये की सेल होती हुई दिख रही है। और अगर उसी और वो जो 150 रुपये की सेल है वो बाकी के 7 शहरों से आ रही है। तो अभी आप ये समझें कि इस देश में कितने शहर हैं, ठीक है, और कितने शहर में कितने पॉइंट हैं, और ये पूरा नहीं है, ये एक बहुत छोटा एरिया है। सिर्फ 10 शहरों के कुछ सेलेक्टिव मार्केट्स पे ये डार्क स्टोर्स बने हैं, जिनकी संख्या करीब करीब 2021 है इस समय। क्या स्केल ऑफ ऑपरेशंस हो सकता है, कितने स्टोर्स खुलेंगे, कितनी सेल आएगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया है। अब उसको ये लगता है कि हमको आसानी से घर का सामान जब इतनी आसानी से मिल जाता है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और सस्ता भी पड़ रहा है तो आकर वो दे जाएगा, पहुंचा देगा। तो ये जो इस तरीके का एक कंफर्ट लोगों को मिल गया है, और सही प्राइस पे अगर चीज़ें मिल रही हैं तो लोगों की ये आदत छूटेगी, इसका मुझे बहुत कम संभावना लगती है। तो अगर एक जो लास्ट नंबर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एडजस्टेड एबिटा जो नंबर है इनका, बेसिकली उसके बेसिस पे इनके पास जो पैट जनरेट हुआ है वो 102 करोड़ है। अब मैं नंबर आपको बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैंने कोशिश ये की है कि बहुत सरल भाषा में आपको समझा सकूँ। फूड डिलीवरी पे जो 1-2 इम्पॉर्टेंट फिगर मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी रहेगी। अगर ये नंबर आपको नीचे या पीछे जाते हुए दिखे तो आप समझे कि बिजनेस में कुछ गड़बड़ चल रही है। जैसे फूड डिलीवरी पे इनका जो रेवेन्यू का पार्ट है वो 10.4% है, कंट्रीब्यूशन का पार्ट जो है वो 10.4% है, और जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है, एबिटा एडजस्टेड एबिटा मार्जिन जो है वो करीब करीब 5.4% है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका ये कहना था कि ये 5 से 6% के बीच में रहेगा। ये अगर आपको पीछे जाता वो दिखे तो आप समझिए कि प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आ रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि सेल नहीं बढ़ रही है किसी भी कारण से, या ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। और अगर क्विक कॉमर्स के बिजनेस पे देखें तो वहाँ पर जो इनका पहले जो वो था, इनका ग्रॉस प्रॉफिट था वो करीब करीब 23% के आसपास था। जब ये इन्होंने इन्वेंट्री खुद से मैनेज करना शुरू कर दिया तो ये 23% का नंबर बढ़कर 26-27% पे पहुंच गया है, और एडजस्टेड एबिटा का नंबर अभी भी 5.5% पे ही है। तो ये 4 डेटा ऐसा है, क्योंकि मैक्सिमम सेल जो आ रही है, आप इसको ऐसे समझें, अगर मैं एनओवी के बेसिस पे भी बताऊं, नेट ऑर्डर वैल्यू के बेसिस पे भी, तो ये सब मिलाकर करीब करीब 25,000 नेट ऑर्डर वैल्यू का 22,000 सेल जो है ये 2 इन हिस्सों से आ रहा है।
एनओवी के बेसिस पे। एडजस्टेड रेवेन्यू का जो फिगर है 16,000 का, और इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो 15,000 का सेल जो है वो एडजस्टेड रेवेन्यू का यहाँ से आ रहा है। तो अगर ये दोनों सेक्शंस पे एबिटा मार्जिन बढ़ता हुआ दिखे, या फिर आपका जो भी आपका मार्जिन लेवल है फूड डिलीवरी बिजनेस पे वो बढ़ता हुआ दिखे, या नंबर दो तरीके से बढ़ सकता है। अब आप इसको ऐसे देखें कि क्विक कॉमर्स में कंटिन्यूसली इनका एक्सपेंशन हो रहा है, इनकी सेल बढ़ेगी, उस सेल के बनस्पत ये नंबर 5, 5.5, 6% के आसपास रह रहा है कि नहीं, वो देखेंगे तो वो इटसेल्फ वो रिफ्लेक्ट होगा जाके प्रॉफिट में। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जो लोग इस चीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको इस बिज़नेस को आसान शब्दों में समझा सकूँ। कंपनी भी ऐसे ही कहती है कि हम इसको डेली के बेसिस पे देखते हैं, हमको कल फिर क्या काम करना है हम उस तरीके से देखते हैं, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा डेटा डिस्क्लोज भी नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहते। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप कुछ और क्यों नहीं करते हैं, या मैंने कुछ और चीज़ें क्यों नहीं करते, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत ही रियलिस्टिक सा होता है कि उनको लगता है कि वो कहते हैं कि हम ज़्यादा स्मार्ट नहीं है शायद, तो इसलिए हम नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ों पे कंपैरिजन हो जाता है उनका विज टू विज पीयर्स के साथ, तो वो कहते हैं कि भाई शायद वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, हम नहीं समझते। ठीक है, तो हम ऐसे ही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिज़नेस, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि दीपेंद्र गोयल क्यों हट गए ग्रुप सीईओ के पद से, उस पर उनका दो रीजनिंग जो मुझे समझ में आई। एक बिज़नेस वो कोशिश कर रहे हैं जनरेट करने का कि छोटे एयरप्लेन्स बनाने का, 6 सीटर, 8 सीटर, 12 सीटर, वॉट एवर में भी, और जो कि डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, शॉर्ट डेस्टिनेशन के बेसिस पे, माने 200-400 किलोमीटर के लिए। तो इस तरीके का एक मॉडल बनाने की कोशिश हो रही है उनकी तरफ से। एक आपने उनको देखा होगा कहीं पे कि उन्होंने एक माइक्रोचिप यहाँ पहनी हुई थी बेसिकली, वो यहाँ पर वो एक तरीके का एमआरआई कर रहा है बेसिकली। एमआरआई का जो भी सब कुछ होता है उसको एक छोटे से चिप में उन्होंने डालकर यहाँ पर लगाया है। तो बेसिकली क्या करता है, ब्रेन में जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है उसको ट्रैक करता है। तो उनका ये कहना है कि इस पर उनका काफ़ी लोगों से डिस्कशन हुआ, तो ये बेसिकली ये आपको जब आप ये आपके एजिंग के इफेक्ट को कम करता है बेसिकली। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उनको सामने दिख रही हैं, जिसको वो डेवलप करना चाहते हैं। तो इसी वजह से उनका जो रेजिग्नेशन है फ्रॉम द ग्रुप सीईओ के पद से, और वो इसको आगे एग्जीक्यूट करते हुए देखना चाहते हैं। अलबिंदर सिंह ढींडसा पे उनको ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने उनको आगे कर दिया है, और वो आगे चलाएंगे बिजनेस को। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपका कोई भी सवाल हो, आपके कोई भी डाउट्स हों इस बिज़नेस को लेकर, तो जितना मैं समझाऊँ उतना मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एक्सपेक्टेशंस अपने हिसाब से देखकर तब इस चीज़ को देखें। मैंने कोशिश की आसान भाषा में समझाने की, किसी को अगर कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।